देखो सुनते कानो धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर आज का हमारा टॉपिक है कि टूरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पर्सनली इंडिविजुअली। तो आप लोगों में से कोई टूरिज्म का शौक रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। हाँ जी। और क्या आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है? टूरिज्म जिंदगी की जो बैरियर्स हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है, चीजें हैं, उसको जरा ब्रेक करता है। उसके अंदर आपको फिर मौका मिलता है कि आप अपने साथ वक्त गुजार सकें और साथ साथ जो सीनरी है, सीनेरिक व्यू है, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना कनेक्ट कर सके नेचर के साथ। तो ये बड़ा जरूरी है इंसान के लिए ट्रैवल करना। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन का भी एक बड़ा जबरदस्त टाइम मिलता है कि इंसान अकेला होता है तो तब जाके सोचता है और नेचर के साथ हो कि मेरे साथ हो क्या रही है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कल्चर्स आप मुख्तलिफ इलाकों के भी देखते हैं, पता चलता है कि सिर्फ हम ही अपने कल्चर में गुम नहीं रहे, और भी दुनिया में कल्चर हैं और वो किस तरह रह रहे हैं लोग। और कई बार आपको दूसरे का तर्ज ज़िंदगी देख के भी पता चलता है कि यार मे भी मुझे शुक्र करना चाहिए है, मे भी मुझे इंस्पायर करना चाहिए है। ये भी बड़े एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ट्रैवलिंग सीखने को मिलता है। जी सर। सर सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ नोट की है कि वर्कलोड से हटकर जब हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सेहत पर भी। क्योंकि वर्कलोड में या 8 घंटे या 12 घंटे की शिफ्ट के बाद जब आप जाते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, तो सारा वो जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। और जैसे मैं आपकी बात पर एग्री करता हूँ कि दूसरे लोगों को मिलने का मौका मिलता है, उनकी लाइफस्टाइल देखने का मौका मिलता है। तो मेरे लिए ट्रैवलिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि ये नहीं कि व्लॉग कोई देखे, ये बल्कि खुद भी जो आप डिस्कवर करते हैं चीज़ों को, जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर चले जाएं। कुछ भी दोस्तों के साथ, ज़्यादातर दोस्तों के साथ प्लान्स बना के ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों के साथ ज़्यादातर प्लान बना के जाना चाहिए। तो फैमिली के साथ वो कभी कभार वो भी हो जाए। और ये फैमिली आपकी देख रही होगी। कोशिश करूंगा ये वाला क्लिप ना देखें। तो इसके बाद आप दोस्तों के साथ प्लान कैसे बनाएंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि उनकी तारीफ ज्यादा कर दी है ना कि दोस्तों के साथ ही जाना चाहिए ज्यादातर। हाँ नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ जब फैमिली वाले ये सुनेंगे तो उसके बाद मैं देखता हूँ अगली बार आपको दोस्तों के साथ कैसे जाने देंगे वो। मैं मना लूंगा किसने। आए हाय, वो मना लूंगा क्योंकि तरला तरला होता है। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रैवलॉग करते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान का सबसे नॉन ट्रैवलॉग करते हैं। इनसे जानेंगे कि इनके क्या व्यूज़ हैं ट्रैवलिंग और टूरिज्म के बारे में। आप सबकी तालियों में जनाब अबरार हसन। जी अबरार, सबसे पहले आपने सुना कैसे हमारे थे, वो कह रहे थे कि बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती है और खुद के साथ भी वक्त गुजारने को मिलता है। तो आप कोई एडिशन करना चाहेंगे इसके अंदर कि ट्रैवलिंग के फवायद क्या होते हैं? आई थिंक हर बंदे की अपनी डिफरेंट परसेप्शन है। कुछ लोग ट्रैवल करते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए भी, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए भी। कुछ लोग जो वकेशंस पे जाते हैं रेस्ट करने के लिए, जो वो सारा साल काम करते हैं। कुछ लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने जाते हैं, कुछ दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने जाते हैं। तो आई थिंक डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आप इनमें से कौन से हैं? आई थिंक मेरा प्रोबेबली सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और उसके साथ साथ एक जो आप डिफरेंट कल्चर से सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे आपके लिए वो लग्जरी है, आपकी लाइफ में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यू फील आपको उनकी वैल्यू का नहीं पता होता। आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि ये वो चीज़ें जिनके लिए लोग हर रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो घर में ये सब कुछ अवेलेबल था। तो यू फील ब्लेस्ड कि आपको वो अल्लाह ने दिया हुआ है। और उसके साथ साथ बहुत सारे मुल्कों में जब जाते हैं देखते हैं कि शायद हम उनसे कितना पीछे हैं। और ये चीज़ जो है वो कोशिश भी करता हूँ कि वीडियोस में भी जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर करूँ कि दुनिया के बारे में बहुत सारे लोगों को, और इवन कि मुझे भी नहीं पता होता। जब आप एक अननोन से एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे वो सब कुछ सीखने को मिलता है जो शायद आप दूसरे लोगों के वीडियोस में तो देख सकें, लेकिन उसका अंदाज़ा आपको वहीं जाके होता है। वैसे आपने कहा कि अबरार कई बार देखने को मिलता है कि हम कितने लोगों से पीछे हैं। जी जी। तो कोई ऐसे मुल्क भी थे जहाँ पे आपको फील हुआ कि हम कितनों से आगे हैं? कुछ हैं, कोई निकले ऐसे? कुछ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं थे। मगर मुझे बताएं कि ये आपको पहली बार शौक कब हुआ था, या आपको जब ये खुद रियलाइज हुआ कि यार मैं तो ये करना चाहता हूँ? एक्चुअली में पहला ट्रैवल जो मेरा था प्रोबेबली 2004 में मैंने किया था। वो नारान की तरफ गया था और तब इतने ही पैसे होते थे, ठीक है। 2008 तक 7-8 तक तो स्टूडेंट थे, और उसके बाद जब मैं जर्मनी गया वहाँ पे साथ साथ स्टूडेंट जॉब शुरू की तो वो इनकम भी आना शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ कि थोड़ा अब जो है वो ट्रैवल भी किया जाए। शौक तो आई थिंक प्रोबेबली हर बंदे को होता है। ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जिसको ग्लैमराइज भी बहुत किया गया है,
और ख्वाहिश भी है लोगों की। उस ग्लैमराइजेशन में आप समझते हैं कि आपका भी हाथ है? आई थिंक प्रोबेबली है, पिछले कुछ सालों में तो पिछले कुछ सालों में जी तो जी ख्वाहिश तो सबकी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि फाइनेंशियली अगर किसी को मौका मिल रहा है, टाइम के हिसाब से मौका मिल रहा है। तो जब स्टूडेंट थे तो काफ़ी टाइम था, फिर उसके बाद जॉब शुरू हो गई, तो जॉब में जब इनकम आना शुरू हो गई तो फिर मैं ट्रैवल करता था, कुछ पैसे सेव कर लिए, जॉब छोड़ दी, फिर वो जब पैसे ख़त्म हुए दोबारा जो है जॉब शुरू कर ली, तो ये शौक ऑन ऑफ चलते रहे थे मेरे। अच्छा यार, ये तो वैसे बड़ा आपने एक अजीब साइकिल बनाया था कि जॉब करते ही आप सिर्फ ट्रैवल के पैसे इकट्ठे करने के लिए थे। कुछ घर की ज़रूरियात होती थी वो पूरी होगी, तो फिर उसके बाद यही होता था कि ठीक है अब ज़रा जो अपने शौक़ हैं, तो जाहिर सी बात है जब बंदा काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है। अब अगर अपने आप पे नहीं लगा सकता पैसे या अपने शौक पूरे नहीं कर सकता तो क्यों बंदा काम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको लगता है कि आपका ये जो सोचने का अंदाज है, ये आपको आम फहम बाकी लोगों से बात करके नहीं मिलता होगा उनके अंदर, क्योंकि जब जॉब या कोई काम कर रहे होते हैं तो फिर वो काम करते ही चले जाते हैं और उसके दरमियान में रोकते नहीं हैं उसको अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। हमारा कल्चर भी इस किस्म का है कि वो जिम्मेदारियां और ये वो चीज़ें और फिर आती जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसी है, और आई थिंक ये चीज़ें जाके मैंने जर्मनी में सीखी हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है। मैंने अभी रिसेंटली चाइना में ट्रैवल किया था, तो चाइना में जब ट्रैवल करते हैं तो आपके साथ ना एक ग्रुप होना चाहिए। तो उसमें एक जर्मन भी था और उसकी हार्डली एज 19 साल थी। तो 18 साल में वो घर से निकला है, 2 साल पहले उसने काम किया, पैसे जमा किए, और वो भी मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहा था। तो हमारे यहाँ तो 18-19 साल के बच्चे को इतना शौर ही नहीं होता कि उसने जाके ट्रैवल भी करना है। वाईफाई का पासवर्ड ही ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ जाके सीखी कि कितना इम्पोर्टेंट है आप जो कुछ करना चाहते हैं, जब आपके पास एनर्जी है, टाइम है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड डू इट। और वहाँ पे आई थिंक बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आपको 6 वीक की छुट्टियाँ भी मिलती हैं, तो वो आपने लेनी होती हैं। वो ये नहीं होता कि नहीं मैं अगले साल ले लूँगा या बाद में ले लूँगा, नहीं, आपका बहुत साल के शुरू में कहता है भाई प्लान करके बता दो कब आपने 6 वीक जो है ना वो लेने हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मेरी जो पहली जॉब थी वो पाकिस्तान में थी, तो मेरा बॉस वीकेंड पे मुझे फ़ोन करके पूछ लेता था किधर हो, मैं से बताता था इस्लामाबाद हो। और तुमने 18,000 मिल दें तो तू इस्लामाबाद की करने चला गया। लेकिन कहाँ आपको मिलेंगे ऐसे बॉस जो कि आपके औशी प्लान के बारे में फिक्रमंद हो कि कैसे कर लेते हो तुम ये। तो बस ये चीज़ें हैं यहाँ पे। यार, ये आपके अंदर क्या कोई फैमिली में कहीं किसी को देखा, कोई बड़ों में कोई ऐसा शौक रखता था कि ट्रैवलिंग का, या ये खुद से कोई? नहीं, फैमिली में तो ऐसा सच नहीं था कि मेरा नहीं ख्याल मेरे वालिद साहब मेरे साथ पहली बार वो इस्लामाबाद गए थे जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। अच्छा, ठीक है, तो वो फैमिली से तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि बचपन में मुझे काफ़ी शौक था कि ट्रैवल वीडियोस वगैरह देखते हैं। पाकिस्तान में एक पीटीवी पे आता था वो देखते थे। उसके अलावा अगर कभी कोई इस तरह की कोई ट्रैवल की चीज़ मिल जाए, किसी के घर जाए तो टीवी पे अगर कोई नेट जियो मिल जाए देखने को, तो वो इस तरह देख लेते थे। और बहन भाइयों में भी किसी में ये शौक है आपके? इस तरह के ट्रैवल का नहीं है, ट्रैवल का है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो ज़रा वोकेशन टाइप ट्रैवल है जिसमें आप रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। इतनी दुनिया आप देखती है, वो जानती है जो अब्रार का काम, आप वेकेशन भी लेते हैं? वो वेकेशन जो हमारे यहाँ होता है ट्रेडिशनल। जी जी, फैमिली के साथ। अच्छा, वो करते हैं अलग से, तो वो आपको वो अजीब सा नहीं लगता वो वाला वेकेशन लेके? नहीं, एक्चुअली आप जहाज पे कहीं जा रहे हो? जहाज के अलावा एक ये होता है कि जब आप इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, मेंटली भी, फिजिकली भी अपने आप को बंदा कितना जो है वो पुश कर सकता है। तो मोटरसाइकिल ट्रैवल इज़ टफ, तो आपको जो है कुछ अरसे के बाद जो है कुछ दिनों के बाद एक वो टाइम चाहिए, और फिर जब आप कंटिन्यूसली वीडियोस कंटेंट भी बना रहे होते हैं ना, तो आप मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वैसे आपका वो वाला व्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त रहा था जब आप पैलेस्टाइन गए थे, मस्जिद अक्सा भी आपने गए थे, ये भी एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था जो कि आपको करने का मौका मिला, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा था आपका। जी, 2019 में मैं गया था, तो ये मेरे चैनल के लिए भी एक ब्रेकिंग पॉइंट था। इसी से कुछ सब्सक्राइबर आए, उसके बाद फिर मैंने जब अपनी ये जर्मनी से पाकिस्तान की सीरीज़ अपलोड की, तो वो वहाँ से फिर ना एक सफ़र चलना शुरू हुआ। वैसे ये भी एक मेरा सवाल है, आप क्या अकेले करते हैं ये, या कोई साथ बंदा भी आपके करता है जो शूट कर रहा होता है आपको? नहीं, ये सारा अकेले होता है। अगर कोई बंदा साथ होता है तो वो बताता हूँ वीडियो में कि आज बंदा को साथ है, लेकिन अभी तक जितने भी मेरे इंटरनेशनल टूर हैं वो सारे मैंने अकेले किए हैं। कितने हो चुके हुए हैं अब तक मुल्क आपने? कोई मोटरसाइकिल पे शायद कोई 60 से 65-70 मोटरसाइकिल पे, और बाकी जो उससे पहले मैं जब बैक पैकिंग करता था तो 115-120 मुल्क हैं। 115-120 मुल्क। कितना टाइम लगता है आपको एक मुल्क में आप गुजारते हैं जितना? वो डिपेंड करता है कि वो मुल्क कितना इंटरेस्टिंग है और मैं वहाँ पे कितना टाइम गुजारना चाहता हूँ। अभी मैंने यूएस और कनाडा में शायद 4 महीने गुजारे हैं, और इससे पहले मैंने जब इनिशली साउथ अमेरिका में बैक पैकिंग कर रहा था तो 6 महीने मैंने कोलंबिया से अर्जेंटीना तक बैक पैकिंग की थी। वो तो बड़ा पुराना हो गया अब टाइम।
ये तो इस कितना तरह वो पुराना टाइम आप बता रहे हैं? आई थिंक वो 2014 का टाइम था। 2014। तो अबरार ये जो 115 मुल्क आप फिर चुके हुए हैं, तो आप शादीशुदा हैं? जी जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ। कौन है वो जन्नती खातून? मेरी शादी हुई थी 2015 में, तो मेजॉरिटी मेरा ट्रैवल जो बैग पैकिंग वाला था वो तब था। बाद में मैंने जब ये व्लॉगिंग वगैरह शुरू की थी, मतलब उस टाइम के बाद हम लोग फैमिली ट्रैवल करते थे, लेकिन वो वोकेशन ज़्यादा वो तो वेकेशन वाला या हुआ। रोड ट्रिप्स हो गए। लेकिन ये जो आप बाकी जो करते हैं ये मैंने 2019 में मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि 8-9 महीने ना हम पाकिस्तान जाते हैं। तो तब मैंने सोचा कि यार एक ख्वाब है कि मैं ज़रा बाय रोड एक छोटा सा टूर कर लूँ। तो मैंने कहा आप बाहर जाएँ, तो मैं बाय रोड जाता हूँ। वो वीडियोस बना के जब मैं घर लेके गया, वापस कोविड का टाइम था, वीडियोस अपलोड करना शुरू की, तो चैनल बड़ा होना शुरू हो गया। तो एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि या तो जॉब कर लूँ या ये कर लूँ, क्योंकि दोनों नहीं हो सकते। जॉब तो आपकी 6-7 घंटे चलती है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे हैं तो 24 आवर्स, और ये आपने अगर कंसिस्टेंसी से करना है तो आपको करना है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आपके सोशल मीडिया में ग्रोथ आ सके। और अगर आपने सोशल मीडिया से कमाना है, ट्रैवल पे खर्चा करना है, अपने ख्वाब भी पूरे, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू वर्क। भाभी ने कहा कि हाँ कर लो ये? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। भाभी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती जी हैं? जी मेरी खाला की बेटी। मजीद दिल दहका देने वाले इंकशाफात। मैं सलाम करता हूँ कि वो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आपके। बिल्कुल सर, फैमिली सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप कंटेंट भी बना रहे नहीं, हैं, वो आप सही कह रहे हैं, जुमला आपने बड़ा अच्छा जी, इस्तेमाल किया कि फैमिली सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अमूमन पाकिस्तान में ये दोनों अल्फाज जो हैं वो अलग तरीके से मायने लिए कि फैमिली सपोर्ट के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। वेलकम बैक। अबरार हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट, जिसमें आप ही की पोस्ट आपको दिखाएंगे हम। तो आइए ज़रा चल के नज़र डालते हैं और बताइए हमें कि इनको लगाने के पीछे वजह क्या थी और ये क्या मौका था। वाह वाह वाह, ये तस्वीर है आपकी। समवेयर इन स्लोवेनिया लॉस्ट बट स्टिल वांटेड टू टेक सम पिक्चर इन पोरिंग रेन। One day I will tell the story behind this picture, sir. That day is today. अच्छा, इसमें एक्चुअली में ये हुआ था, जब मैंने 2019 में बाइकिंग शुरू की थी, वहाँ से ये टूर स्टार्ट किया था, तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे बाइक चलाना भी नहीं आती थी। मैंने बस चलाना सीखी, लाइसेंस लिया और निकल पड़ा। रास्ते में मैं गिरता गिराता आता था, मतलब गिरता मैं बहुत ज़्यादा था। अभी भी गिर जाता हूँ, लेकिन तब तो कुछ ज़्यादा ही था। तो बारिश बहुत हो रही थी, मुझे लगा ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्पॉट है, कुछ पिक्चर वगैरह ले लेता हूँ। तो रोड के साथ साथ ना बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मट्टी जो थी वो सारी सॉफ्ट हुई थी। तो जैसे मैंने रोड से उतारा है, गिर गए। हाँ जी। तो फिर बाइक उठाई ना जाए, उधर गारे में खड़े होके, स्लिपरी इतना था। तो पीछे से को गाड़ियाँ वाले आए हैं, तो उन्होंने उठा के जो है वो हेल्प किया है कि अदरवाइज। तस्वीर आपकी ली किसने है? ये मैंने ट्राइपॉड रख के खुद ही ली थी। यार ये ट्राइपॉड आपने ज़मीन के साथ इतना? हाँ जी। वाह वाह वाह, सड़क के साथ रख के ज़रा नहीं गेस कर पाया मैं कि आपने ट्राइपॉड से लिए। नहीं, आपको पता है, आप किसी को कैमरा देते हैं कि आपकी तस्वीर ले ले, तो कभी कोई अच्छी नहीं खींचेगा। जी आगे दिखाइए। वो शदीद जवानी की तस्वीर लग रही है। 2022 में सैफरन चाय एंड शिराज इज, ये शिराज में, ईरान में ये तस्वीर थी। ईरान इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री। और वहाँ पे स्पेशली कैफ़ेज़ में, जहाँ पे भी आप जाते हैं, लोग बड़े ओपन होते हैं, आप उनसे गपशप लगा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे पहली बार ज़ाफ़रान चाय ट्राई की थी। तो फिर उसके बाद जो है वो एक आदत सी हो गई थी, वहाँ पे जब भी मौका मिलता था। तो अभी आप यहाँ के सैफरन वाली करते हैं या नॉर्मल पीते हैं? अभी तो यहाँ पे ज़ाफ़रान के बगैर ही पी रहे होते हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तानी वाली। पाकिस्तानी ठीक है। जी जी। ओए होए, क्या तस्वीर है। काम आफ्टर द स्टॉर्म। सर ये कौन सी स्टॉर्म थी? ये सर यहाँ पे कश्मीर में है, टोली पीर। हमने रात गुजारी थी, तो सारी रात यहाँ पे शदीद तूफान आया हुआ था, बड़ा ख़तरनाक किस्म का मौसम था। और ये सुबह सुबह के मनाजिर हैं फिर वहाँ पे। बड़ी ज़बरदस्त। ये भी ट्राइपॉड ही है मेरे ख्याल में ये ड्रोन से लिया या ट्राइपॉड। ड्रोन भी आ गया बीच में? जी जी। ओह, यानी कि असला बढ़ता जा रहा है। जी ये जी, it was indeed an amazing experience, although sad to see how bad German team is playing for the last few years. Hopefully they will be better in next game. कतर में वर्ल्ड कप पे गया था, जर्मनी को सपोर्ट करने गया था। हम जापान से हार गए थे। अच्छा, जापान से जब हारा था जर्मनी उस वक्त, और आपने साथ ही पार्टी बदल के तमाम जापानीज सब मिल गए। एक्चुअली में जापानीज लोग, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मतलब स्टेडियम में बाद में वो सफाई करके, सफाई वाला एक बहुत वायरल हुआ था उनका। तो वो चीज़ ना आपको एक अच्छी लगती है कि
उसके साथ साथ इंसान भी, एथिक्स उनकी जो है वो कल्चर जो है वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो वो चीज़ देख के बंदा इम्प्रेस होता है। और वैसे भी आप जाते हैं, अब मैच हार गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इतने अफसरदा वापस आएँ। हाँ नहीं तो बिल्कुल, हम तो खैर वैसे भी हमें आदत बड़ी हुई है तो हारने के बाद भी हम हंसने मुस्कुराने की कि यार हो जाएगा। खैर अब तो आदत हो गई है, अब तो आदत हो चुकी भी है हमें, जिस दिन जीत जाए उस दिन हम थोड़ा घबरा जाते हैं। जी, अहमदाबाद इंडिया की तस्वीर है। अहमदाबाद द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ माय फेवरेट ओल्ड सिटी इन इंडिया। ये आई थिंक पहला इंडियन सिटी था जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट पूरे डाउनटाउन जो इनका ओल्ड सिटी है उसको मिला था। बहुत खूबसूरत ओल्ड टाउन है। अहमदाबाद के अंदर आप थे ऑलमोस्ट, ये तकरीबन एक लाहौर में भी ऐसा ही रक्षा आपको more or less बहुत मिलता मिल है। जाएंगे। हाँ, अगर ये आपने ना लिखा हो तो बड़ी आसानी से कहीं जगह पे इंसान कंफ्यूज भी हो सकता है कि शायद ये लाहौर की या किसी हमारे ही किसी शहर की तस्वीर पीछे लगी बिल्कुल हुई है। ऐसे ही है सर। जी, ओए होए होए, द किंग्स रोड ये है वहाँ पे आयरलैंड में है जी। आयरलैंड के अंदर है। इसमें आप नहीं है गालिबन। इसमें मैं नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हर एक आधे मिनट के अंदर ट्रैफिक गुजर रही थी, अच्छा, तो वो ट्राइपॉड नहीं रख सकता था। हाँ आपने कहा कि ये ट्राइपॉड की गारंटी नहीं रहेगी, मगर क्या खूबसूरत सा गोरे जल्दी गुस्सा भी कर जाते हैं ना। और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। होता ये है कि टूरिस्ट अक्सर जो है वो लोकल वैल्यूज का या उस एरिया का ख्याल उस तरह से नहीं रखते। जैसे अब एक बंदा रोज ऑफिस के लिए सुबह सुबह जा रहा है तो उसको यहाँ पे रुकना पड़े बार बार, तो वो यहाँ पे भी गुस्सा हमें भी आ जाएगा। तो आई थिंक वो कसूर मोस्टली जो है वो टूरिस्ट का ही होता है। इसलिए मैंने ट्राइपॉड नहीं रखा, मैंने कहा जल्दी से हट सिर्फ जाऊंगा। तस्वीर से कैप्चर कर लीजिए सड़क फौरन। हाँ जी। जी, वो यहाँ तो आपकी शक्ल ही तब्दील हो चुकी हुई है मोटरसाइकिल ट्रैवल जरा टफ होता है। ये मेरा पहला टूर था नॉर्थ की तरफ जब मैं गया था नॉर्थ की तरफ। और ये हुंजा की तस्वीर है गालिबन। जी जी, ये हुंजा की है। क्या खूबसूरत पीछे बैकग्राउंड है आपके, पता चल रहा है कि सफर कितना टफ था। बिल्कुल, तो लगता है आपका वेट भी बहुत कम है इस तस्वीर में, मुझे लग रहा है। हाँ जी, वेट अब थोड़ा सा बड़ा है। पाकिस्तान का नॉर्थ रफ एंड टफ है। यहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज भी अक्सर नहीं मिलती। ये तो आई थिंक कुछ 4 साल पुरानी पिक्चर है, अब तो काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। तो थोड़ा जो है वो बंदा सफ़र से गुजरता है तो वो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे सारी चीज़ें बिल्कुल। और वो भी बाइक का सफर, जी जी, नॉट जस्ट अ कार, बाइक के ऊपर। जी, ओह, वेलकम टू इंडिया आफ्टर ट्राइंग टू गेट अ वीजा फॉर इयर्स, फाइनली दिस टाइम आई मेड इट, एंड नॉट ओनली मी बट आल्सो रंगीली। ये सर कहाँ की तस्वीर है ये सर कोची की है, केरला में। तो कैसा था वैसा आपके इंडिया में एक्सपीरियंस? लोग क्यूरियस थे जब वो उनको पता चलता था कि आप आए हुए हैं और आप पाकिस्तान से हैं? उसमें क्योंकि मेरी मेजर जो व्यूअरशिप थी वो यूट्यूब पे थी और एक काफ़ी बड़ी ऑडियंस मुझे पहले इंडिया से देखती थी, तो मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं बताई थी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे बताता था ताकि लिमिटेड लोगों को पता रहे। ज़्यादा लगा तो इशू बन सकता है। तो जहाँ से गुजरता था, आई थिंक ये पहली बार है जब मैंने फील किया कि लोग कितना जो है वो आप को या आपकी शख्सियत को या आपके कंटेंट को पसंद करते हैं। वहाँ पे एक आधी बार मेरी जब बाइक ख़राब हुई तो मैंने स्टोरी लगाई तो आधे घंटे के अंदर आसपास में से काफ़ी लोग जमा हो गए, बाइक उन्होंने ठीक करवाई। फिर जहाँ से मैं गुजरता था, मैं सुबह स्टोरी लगाता था कि लेट्स से कि आज मैं मुंबई में हूँ तो मैं सुबह निकलूँगा तो अभी जो अहमदाबाद की तरफ जा रहा हूँ, तो लोग रास्ते में वेट कर रहे होते थे, स्पेशली जहाँ पे मैं स्टॉप लूँगा या रुकूंगा। जैसे टोल प्लाजा कोई आ गया, कोई इस तरह है कि जहाँ पे रोड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे लोग खड़े हुए वेट कर रहे होते थे 3-3 4-4 घंटे। क्योंकि अगर मैं पहले बंदे के साथ 1-2 घंटे खड़ा हो गया हूँ, दरमियान में खाना खाया है, तो वो स्टोरी की टाइमिंग से अंदाज़ा लगाते थे कि ये 2-3 घंटे में यहाँ पहुँचेगा। तो वहाँ पे मैं 5-6 घंटे बाद अगर पहुँचा हूँ तो वो खड़े रहते थे। इसी तरह का आपका आई थिंक बॉम्बे में मैंने देखा था, मुंबई में वो जो बांद्रा में शायद या मरीन ड्राइव के ऊपर मिलने के लिए आपके फैंस आए हुए थे बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वहाँ पे क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं होती थी तो मैं मैक्सिमम आधा या पौना घंटा पहले स्टोरी अपलोड करता था, तो जितने भी लोग जहाँ से आ सकते थे वो आ जाते थे, तुमसे मुलाकात हो जाती थी। इंडिया में जाके थोड़ा सा मैंने अपना कंटेंट भी चेंज किया कि मैं चाहता था लोगों को दिखाऊं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ भी अगर कोई इंडियन आएगा तो हम उसको बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट देंगे, तो मैं भी चाहता था कि मैं लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाऊं। तो इसलिए मेरे पास एक वो सोशल मीडिया की पावर थी कि मुझे जाना नहीं पड़ता था, लोग आ जाते थे, तो लोगों की स्टोरीज ईजी मुझे मिल जाती थी। तो वही मैं चीज़ें फिर कैप्चर करके लोगों को दिखाई भी। जी, और ये आप पहुंच गए हैं दुबई। जी जी, ये दुबई में है। आपकी खुशी की बता रही है और बैकग्राउंड भी एकदम दुबई वाला हो गया है। आई लव कैपेचिनो बट इफ दैट इज ऑल्सो गोल्ड कैपेचिनो। सर ये क्या है गोल्ड कैपेचिनो? सर ये वो गोल्ड का कि उसके ऊपर लीफ वगैरह डाल के देते हैं। आप बड़ी खा गए। तो अब वो दे रहे थे, पैसे डाले थे, वीडियो के लिए करना पड़ता है। मैंने तो इसमें बताया भी था लोगों को कि लोगों को देखिए ये मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा।
अगर आपने करना है तो कर लें, मैंने किया, मुझे को खास तो ये फर्क बुर्ज लगा अल नहीं अरब के लगा। अंदर जो है ये सोने वाली कैपेचिनो मिलती है। जी जी। और ये तो को $50 की थी तब, अब तो शायद और महंगी होगी। कि $50 भी अब तकरीबन कोई 14,000 रुपए है। हाँ जी, वो मेरी वीडियो पैसे पूरे कर गई थी इसलिए। नहीं आपकी तो कर गई थी। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि ये जो गोल्ड, अच्छा कुछ टेस्ट में फर्क था? कुछ खास फर्क नहीं होता। एक वो चीज़ बन गई, यहाँ पे बुर्ज अल अरब में तो आप जाते हैं तो हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। हमने तो ये देखा था पिक्चर्स वीडियोस के अंदर, देखा था कि ये अच्छा जी 5 स्टार को या 7 स्टार होटल है, तो वो एक फैसिनेशन सी थी बचपन से। तो मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाते हैं, दिखाता हूँ इसको अंदर से किस तरह का है। ये तो मेरे से गलती हो गई एक्चुअली। मैं जब उनके इसी तरह जब आप टिकट्स लेते हैं तो उसके बाद आप विजिटर रूम में बैठ जाते हैं, तो मैं तो टिकट्स वगैरह लेके आगे बैठ गया हुआ था। तो उनकी मार्केटिंग की टीम ने मुझे देखा, उसके बाद वो मेरे पास भागे कि हम आपको प्राइवेट टूर करवाते हैं। मैंने कहा अब तो मैंने टिकट भी ले ली है, अब क्या करना है। मैंने कहा नहीं मैं प्राइवेट टूर नहीं करूँगा, मैं आम लोगों की तरह टूर करता हूँ, हम आपको खाना खिलाते हैं। हाँ उन्होंने पिज़्ज़ा फ्री में दिया था, वो मैंने दिखाया नहीं है, पर फ्री की थी वो आपने बीच में डाली ही नहीं। लेकिन मेरे कैपेचिनो जो है ना इसके ऑलरेडी पे कर चुका था। देखिए $50 में अपने बचा भी सकता था। नहीं बिल्कुल ये बनता भी है भैया, सोने वाली कैपेचिनो भी तो देखें हम। ये क्या बात हुई जी। ओह जेरूसलम जी। Looking down at Jerusalem from the Mount of Olives at sunset and listening to azan coming out of Al-Aqsa Mosque is an experience I'll cherish for the rest of my life. आई थिंक दिस इज़ प्रोबेबली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खड़े होकर जब अजान सुनते हैं ना तो आपको गूस बम्प्स और आप फील करते हैं उस जगह की हिस्ट्री को, क्योंकि हर तरफ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस, पहली बार गया था तो 4-5 दिन मैंने वहाँ पे गुजारे थे, तो मैं शाम को हर रोज़ यहाँ पे आ जाता होता था इस व्यू के सामने खड़ा होकर अजान सुनना और फिर यहाँ से वॉक करके मस्जिद अल अक्सा की तरफ जाना। और दूसरी बार भी मैंने 3-4 दिन गुजारे थे, तो यही मेरा जो है वो शाम के टाइम होता था। होता ना कि कुछ जगहों पे जब आप जाते हैं तो वो आपकी मेमोरीज में ऐसे जो है वो हमेशा के लिए यादगार से बन जाती हैं। तो दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ दोज व्यू पॉइंट्स। जबरदस्त जी। ये क्या हुआ? ये आप कश्मीर में कहीं गिरे पड़े? ये मैं जा रहा था, नीलम वैली से रास्ता निकलता है नारान की तरफ जाते हुए ना। अच्छा। नूरी टॉप एक पास आता है, तो वहाँ पे ये रोड भी बना रहे थे, तो बड़े बड़े से पत्थर उन्होंने फेंके हुए थे रोड के ऊपर, तो ये बड़ा टफ था सोलो के लिए ना, तो मुश्किल हो रहा था इसको जो है वो काफ़ी बार गिरते गिराते मैं पहुंचा था। तो अगर ये गिरी गई थी तो इस बेचारी की तस्वीर लेने की क्या जरूरत थी? आई थिंक वो यादगार के लिए भी होता है ना कि अब आप ये चंगी यादगार है। आपने ये ना कि वो गिर गई है ना, तो अब आपने भी रेस्ट लेना है कि अब हिम्मत होगी तो इसको उठाएंगे ना। अच्छा ये उस बेचारी के ऊपर है कि वो गिरी है तो मैं रेस्ट लूंगा। और फिर जो गिरी तस्वीरें वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, वीडियोज़ और तस्वीरें में। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा मुमताज़ है। आपके YouTube पे 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये कितनी देर में पूरे हुए, इतना बड़ा नंबर आपने अचीव किया? और जो आजकल जो लोग जिन्होंने स्टार्ट करना है YouTube, उनको 1 मिलियन अगर पूरा करना हो तो कितना टाइम लग सकता है? कंटेंट पर भी बेस करता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है आजकल। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी दैट वाज 22 दिसंबर 2018, अपलोड आई थिंक 6 या 7 जन 19 में मैंने की थी, तब 6-7 साल हो गए हैं इसको करते हुए। आई थिंक डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या और आप कंटेंट कौन सा पोस्ट करें। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आज हम सब जो है वो कोशिश करते हैं कि 20-25 सेकंड की रील देख लें, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखें, लॉन्ग फॉर्म पे कम जाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म पे ये कि अगर एक आप वायरल हो जाती है तो बहुत जल्दी आपके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये कोई मैजिक फार्मूला नहीं है कि आपको कितना टाइम चाहिए होगा, कौन सा कंटेंट आप बनाएं। हाँ ये ज़रूर है कि आप मार्केट को रिसर्च कर लेते हैं कि आप किस तरह की ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं और उसमें स्कोप कितना है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन जुल्फ़िकार है और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने मुख्तलिफ ममालिक का टूर किया है, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो उनका पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुर देखने को मिला है? आई थिंक मेजॉरिटी आप जिस मुल्क में भी जाते हैं उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि आप कहाँ से आए हैं। वो ट्रैवलर के साथ मैं जहाँ पे भी गया हूँ अच्छे ही पेश आते हैं। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में भी ये हो उनका कि आप कहाँ से आए हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप बाइक पे होते हैं या इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे होते हैं, साइकिल पे होते हैं, तो उसमें लोग क्यूरियस बहुत होते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या करने जा रहे हैं, तो उनका एक बिहेवियर आपके लिए ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेहतर होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे साथ तो हर जगह पे बहुत अच्छा सलूक है। तो आई थिंक अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस हर मुल्क में अच्छा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आपको चांस मिले कि एक दिन के लिए आप पाकिस्तान का कोई और यूट्यूबर बनना चाहें तो आप कौन सा बनेंगे? आई थिंक उसमें डिपेंड करता है कि मैं बन के क्या करूँगा, क्या मेरे पास उन जैसी स्किल्स हैं। देखिए मैं ट्रैवलर हूँ
और मेरे पास उस तरह की क्रिएटिव स्किल्स नहीं है जो बाकी लोगों के पास हैं। प्रोबेबली अगर मैं किसी की क्रिएटिव स्किल चुराना चाहूँगा तो मे बी उसमें मैं मोरू भाई और इरफान जुनेद जो उसके बाद हारिस हैं ओए हैरी के नाम से, इनको जो अल्लाह ने टैलेंट दिया है, टैलेंट के साथ साथ आई थिंक उन्होंने उसमें मेहनत भी बहुत की है। टैलेंट तो बहुत सारे लोगों के पास होता है लेकिन वो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर है। मेरा आपसे सवाल है कि जो आपकी मोटरसाइकिल है वो आपके लिए सवारी है या एक बेहतरीन ट्रैवल पार्टनर है? आई थिंक सवारी के साथ साथ ना आपको एक वो पर्सनल अटैचमेंट भी हो जाती है, एक ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ जो आपको दुनिया में हर उस जगह पे लेके जा रहा है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी एसोसिएशन ना हो ही जाती है उसके साथ। वैसे आप तो खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो ये जो बाइक वगैरह खराब कभी होती है तो आप खुद ही सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर वो हूँ जो सिर्फ कंप्यूटर पे चीज़ें जो है वो सेट करता है। गाड़ी के ऊपर कुछ नहीं, कोई ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। मेरी जो 13 साल जॉब रही है वो ऑटोमोबाइल Exactly. पार्ट्स डिज़ाइनिंग की थी। तो अभी बाइक में अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे भी फंसा होना निकल जाता हूँ कहीं ना कहीं से। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो लोगों की दुआएं इतनी साथ हैं, मुझे कुछ चीज़ का पता ना भी ना हो तो कहीं ना कहीं से जो है वो लग ही मुश्किल जाता आज है। तक कहाँ पे लगा कि ये बाइक ऐसी जगह पे खराब होगी और आपने कहा ओए होए ये तो मारे गए? आई थिंक प्रोबेबली एक बार अफ्रीका में हुआ था कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था, वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अचानक से जो है ना वो बैटरी की पावर सारी ऑफ होगी। मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट कुछ इस तरह की चीज़ हुई होगी अंदर, लेकिन वहाँ पे अब लाइट भी कोई नहीं है, वाइल्ड लाइफ का भी खतरा है। तो वहाँ पे 2 लोकल्स थे, कहते हैं कि यहाँ पे आप खड़े नहीं होना, उन्होंने धक्का लगा के लेके गए आगे। साथ करीब एक रिजॉर्ट था तो वहाँ पे जाके उसको मैं सेट किया, लेकिन वो एक डर वहाँ पे था। मंगोलिया में इस तरह जहाँ पे आसपास में कोई बंदा नहीं है। हाँ, मंगोलिया भी आपने जो किया है, मुझे अभी भी लगता है मंगोलिया एक बड़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, इवन विद ऑल दिस नैट जियो और इतनी अब दुनिया के अंदर डिजिटल मटेरियल अवेलेबल है, मगर समहाउ मंगोलिया इज स्टिल आई फील अनटैप्ड। आई थिंक उसके साथ साथ ना एक विल्डरनेस वहाँ पे देखने को मिलती है ना, वो दुनिया में बहुत कम है। इतना बड़ा वो मुल्क है, सिर्फ उनकी आई थिंक 3.7 या 3.8 मिलियन पॉपुलेशन है। ये इतना तो हमारे अंदरून लाहौर की हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें से 1.8 मिलियन रहते हैं उनके मेन सिटी के अंदर, बाकी जो है वो बाहर हैं, तो वो बहुत फैले हुए हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पॉइंट्स है जब मैंने 200 किलोमीटर चलाई है तो उसमें कोई गांव कुछ भी नहीं है, तो एक डर खौफ होता था कि अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो मैं किस तरफ जाऊँगा पैदल, ठीक है, ताकि कि आप किसी जगह ना सिविलाइजेशन में पहुँच जाएं। और ये भी नहीं है कि प्रॉपर रोड्स हैं, वो इस तरह खेतों के अंदर से आप गुजरते हुए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे रोड्स हैं लेकिन इतनी प्रॉपर रोड्स नहीं हैं। तो एक थोड़ा सा आप अपने आप को मेंटली फिजिकली पुश करते हैं कि कुछ आज नया करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डर भी होता है। डर होता है यानी वहाँ पे ये डर था मुझे, क्योंकि नॉर्मली बाकी जगहों पे 30-35 किलोमीटर के अंदर अंदर कुछ होगा तो इतना बंदा पैदल चल भी लेता है अगर कुछ हो जाए तो। वेलकम बैक। अबराज, जब आप ये बहुत विल्डरनेस वाली जगहों पे ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर कहीं पे पहाड़ पे चढ़ गए और भाई अब अकेले ही हैं आप, तो कभी कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ या कोई दिल में ख्याल है कि यार कि ये कोई जिन चुड़ैल तो नहीं यहाँ पे आसपास? अल्लाह का शुक्र अभी तक इस तरह का तो नहीं हुआ जिन चुड़ैल वाला मामला। बस लोगों से डर लगता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं जहाँ पे आस-पास में लोग ज़्यादा हैं तो ये ना हो कि रात को यहाँ पे आ जाएं, आपको तंग करें या आपका सामान जो है वो ले जाएं। इस तरह की चीज़ जो ना फील ज़्यादा आती है। अदरवाइज दूसरी वाली तो, कभी हाँ, नहीं दूसरी हुई। वाली और यूजुअली आप आते हैं, उसको एडिट करते हैं और फिर अपना वो ट्रैवल लॉग लगाते हैं। जी जी। मगर आई एम श्योर आप तस्वीरें वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपने किसी जगह को और आपको घर वालों ने कहा कि हमें भी यहाँ साथ ले जाते, बड़ी अच्छी जगह लग रही है? बहुत सारी जगह हैं, इवन के मेरे 2 बेटी हैं तो वो भी देखती हैं वीडियोस, तो अक्सर मुझे मैसेज करती हैं कि बाबा आप यहाँ तो खुद चले गए, हमें नहीं लेके जा रहा है। अच्छा। तो वो होता है कि फिर आप फैमिली वेकेशंस वहाँ के लिए प्लान करते हैं। खाने की चीज़ों का ऐसा होता है, जैसे मैंने कुछ रखा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तरह का खाना जो है वो खाएं, तो मैं अपनी वीडियो में भी वो खाना अवॉइड करता हूँ कि अगर मैं खा रहा हूँ तो मैं उनको नहीं कह सकता कि यार ये आप क्यों खा रहे हैं। तो इस तरह जो है वो ख्याल रखता हूँ। ऐसे मुझे बताइए, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कभी ऐसा भी हुआ आपको कि बीच में जाके आप कहो कि यार अब मैं घर मिस कर रहा हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं क्यों निकला, जरा जल्दी निकला है इस बार? हाँ, होता है। तो फिर यही होता है कि मैं वहाँ पे बाइक छोड़ के वापस आ जाता हूँ। बाइक ही छोड़ देते हो? मतलब किसी के घर, किसी दोस्त के पास, किसी मैकेनिक के पास बाइक खड़ी की और वापस आ गए। क्योंकि अगर आप मेंटली फिजिकली उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो आप अगर कंटेंट बना रहे हैं तो व्यूअर एंजॉय नहीं करेगा। और मैं मजबूरी में ट्रैवल नहीं करना चाहता, मैं ट्रैवल वो करना चाहता हूँ जो मैं खुद भी इंजॉय करूँ और लोगों को अगर मैं दिखा रहा हूँ तो मैं खुशी से वो चीज़ कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। और आई थिंक
ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर कंटेंट बनाते हुए ना भूल जाते हैं। तो उसकी एक लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है कि अगर आप खुश हैं, ऑडियंस को खुशी से वो दिखा रहे हैं, तो आप भी खुशी से वो काम ज़्यादा अरसे तक करेंगे, ना कि आप ये समझे कि यार अब तो ये मजबूरी बन गई है। तो वो मजबूरी मैं नहीं बनाना चाहता। वैसे अबरार, टॉप 3 अगर मैं आपसे कहूँ, आपके जो पर्सनल फेवरेट एक्सपीरियंसेस रहे हों मुल्कों के हिसाब से, वो कौन से होंगे? अच्छा, जो अच्छे जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो भूल जाते हैं। हाँ, जो आपके थोड़े से डरावने, खतरनाक, ज़रा टफ मोमेंट्स आते हैं ना, वो आपको याद रहते हैं, वो आपकी मेमोरीज बन जाती हैं। तो टॉप 3 आपके ये वाले एक्सपीरियंस कौन से रहे होंगे? आई थिंक एक तो अफ़गानिस्तान में था, मैं उनके वखान रीजन की तरफ गया था। वो काफ़ी रिमोट रीजन है, तो ऑफ रोड है, रोड्स वगैरह भी नहीं थी वहाँ पे। तो शाम के टाइम ना मैंने कैंपिंग करनी थी, तो मैं अपनी तरफ से ठीक टाइम पे जा रहा था। रास्ते में मुझे नहीं पता था तालिबान की चेक पोस्ट थी, उन्होंने रोक लिया। अब ना उसको मेरी समझ लगे ना मुझे उसकी समझ लगे, इंटरनेट चले ना। अब अंधेरा हो गया, तो मैं उसे कहूँगा मैं तेरे पास ही रात रुक जाता हूँ, अभी मैं किधर टेंट लगाऊंगा। मेरे ख्याल में ये समझ रहा था कि इसको ये है कि ये मुझे जाने नहीं दे रहे। वो मुझे कहे आप यहाँ से जाएँ, अब मैं कहूँ कि मैं किधर लगा लूँ टेंट। खैर आधे पौने घंटे के बाद उससे मैं आगे गया। अब आगे जो है इस तरह का दरिया का पानी आ रहा था, क्योंकि ग्लेशियर में शाम के टाइम पानी ज़्यादा हो जाता है। तो वो रोड के ऊपर आ गया था, तो उस रोड के ना 3 सेक्शन बने। तो मैंने कहा चलो सीधी रोड लेता हूँ, तो सीधी रोड ली, तो मैं सीधा जो है वो दरिया के अंदर। अब ना अंधेरे में नज़र आए ना कुछ आए। अब उसको बाइक को मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे सामान उतार के, अब उस टाइम पे कैमरे की भी कोई फिक्र नहीं होती कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस टाइम ये होती है कि अब दरिया में से बाइक निकालें। वो निकाल के मैंने साइड पे किया उसको, जो है वो पानी होते करीब करीब वाला एरिया, तो वो एक तो सॉफ्ट सैंड होती है, उसके ऊपर खड़ी करूँ बाइक, फिर गिर जाए। को 3 बार मैंने उसको जो है वो उठाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे की तरफ गया हूँ, तो आगे एक गांव आया। अब गांव में कुत्ते पीछे पड़ गए। अब उन्होंने मुझे पूरा गांव जो है वो अगले गांव तक साथ लेके गए। वहाँ पे उनकी आवाज़ से जो है वो गांव वाले उठे। उन्होंने फिर कहा कि तुम हमारे पास यहाँ पे रात कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में वो कुत्तों ने मेरी हेल्प की, तब तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था। अच्छा। लेकिन वो इस तरह के मोमेंट्स होते हैं कि जब आप वाकई में ही सोचते हैं कि यार ये ज़रा टफ हो गया। इस तरह मंगोलिया में भी 1-2 जगह पे मैंने अपने आप को बड़ा टफ सिचुएशन में डाल लिया था। बहुत रिमोट जगह थी, मुझे नीचे एक शेपर्ड ने कहा भी था कि भाई ऊपर ना स्नोफॉल हुई है। मुझे उसकी समझ नहीं लगी, मैंने कहा कितनी को हुई होगी। सारी ज़मीन जो है वो नरम थी। 3-4 बार मैं गिरा, उसके बाद मैं वापस आया तो मुझे कहते मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर स्नोफॉल हुई है। मैंने मुझे तेरी समझ नहीं लगी, मुझे तब भी नहीं लगी। तो मैंने वीडियो अपलोड की, तो मंगोलियंस मुझे मैसेज करके बता रहे हैं तुम्हें उसने बताया था, तुम फिर भी चले गए थे। इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। तो ये अफगानिस्तान और मंगोलिया आप कहेंगे? हाँ, मंगोलिया, उसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज़ में, अफ्रीका में भी थे, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। तो उसके बाद मैं जहाँ से जिस गांव से गुजरता था ना, तो वहाँ पे कुछ स्नैपचैट पे स्टोरी भी डाल देते थे कि वो पाकिस्तानी आया है। तो वो गाँव वाले इकट्ठे हो जाते थे, मुझे अपने घर ले जाते थे, खाने शाने खिलाते थे। अब सऊदीया में तो ये होता है ना कि मेहमान शुरू करता है तो वो बकरे के सर से शुरू करता है, हम तो सर खाते नहीं हैं। तो वो उसकी ज़बान कुछ इस तरह खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अक्सर उन्हें कहता था आप शुरू करो, मैं ज़रा वीडियो बनाता हूँ आप। तो सऊदीया की मेहमान नवाज़ी मैंने काफ़ी इन्जॉय की। अबरार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपने ट्रैवलिंग का सिलसिला जारी रखें और लोगों को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।